Land, soil, water, natural vegetation, and wildlife are vital resources for us. But due to human activities and overexploitation, these resources are being degraded every day. Hence, there is an urgent need to judiciously, carefully use these resources and conserve them. Hello, friends. My name is Vivek, and welcome to Vivek's Zone. In this video, I have given an explanation on the chapter Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources for Class 8 from the book in Geography published by NCERT and applicable to all CBSE affiliated schools. In this video, I have taken up 3 topics for explanation from the chapter: land, soil and water. The remaining 2 topics, natural vegetation and wildlife resources, have been taken up in a separate video, the link of which is given in the description box below. After completely watching this video, please do check that out and watch that video for complete understanding of this chapter. इस वीडियो में मैंने दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है, अंग्रेजी और हिंदी, ताकि किसी को भी समझने में कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। लैंड, सॉइल, water, natural vegetation and wildlife resources. Let's start. Let us start with the first topic, land resources. Land is among the most important natural resource. It covers only about 30% of the total area of the earth's surface. However, all parts are not habitable. यानी कि इस धरती का जो 30% हिस्सा है वो भूमि है, और भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन भूमि का हर एक हिस्सा मानव के रहने के उपयुक्त नहीं है. इट इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन. सो नाउ लेट अस सी व्हाई देयर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन. तो ऐसा क्यों है कि कहीं पर जनसंख्या ज़्यादा है और कम है? देयर आर 2 मेन रीजंस, लैंड फीचर्स एंड फीचर्स ऑफ द क्लाइमेट. तो 2 इसके मुख्य कारण हैं. एक तो लैंड का फीचर डिसाइड करता है कि पॉपुलेशन कम होगा या ज़्यादा होगा, लैंड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और दूसरा क्लाइमेट यानी कि जलवायु. तो जलवायु भी डिसाइड करता है कि वहाँ किसी जगह का पॉपुलेशन कम या ज़्यादा होगा. नाउ लेट अस सी विच आर द एरियाज दैट आर स्पार्सली पॉपुलेटेड और अनइनहैबिटेड. तो चलिए अब देखते हैं कि ऐसी कौन सी जगह हैं जहाँ पर पॉपुलेशन कम है. स्पार्सली पॉपुलेटेड का मतलब होता है वेयर द पॉपुलेशन इज लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन दोज एरियाज, और अनइनहैबिटेड वेयर पीपल डू नॉट प्रेफर टू लिव. सो इसमें आते हैं एरियाज विथ रग्ड टोपोग्राफी. रग्ड टोपोग्राफी मीन्स दोज एरियाज where the land is uneven. The land is uneven. Rugged means uneven. Topography means landform. Likewise, mountainous areas with steep slopes, जो पर्वत हैं यानी कि माउंटेन्स हैं, वहाँ पर भी कम लोग रहते हैं. लो लाइंग एरियाज प्रोन टू वाटर लॉगिंग. तो ऐसी जगह हैं जहाँ पर पानी जमा होने की संभावना है, जो लो लाइंग एरियाज होते हैं, वहाँ भी कम लोग रहते हैं. डेजर्ट एरियाज, यहाँ लोग प्रेफर नहीं करते हैं रहना. डेजर्ट एरियाज़ यानी कि रेगिस्तानी जो इलाके हैं. लाइकवाइज थिक फॉरेस्टेड एरियाज़ आर ऑल्सो स्पार्सली पॉपुलेटेड. घने जंगल भी इसमें आते हैं जहाँ पर कम लोग रहते हैं. नाउ लेट अस सी विच आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ ऑन दिस अर्थ. सो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ यानी कि ऐसी भूमि की ऐसी जगह हैं जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है. तो ऐसे में आते हैं प्लेन्स यानी कि मैदानी इलाके, और रिवर वैलीज, दैट मीन्स नदियों की जो घाटियाँ हैं, रिवर वैलीज, वो आती हैं. तो हियर यू फाइंड मोर नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन दिस एरियाज. दिस इज़ मेनली बिकॉज दीज एरियाज ऑफर सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर. तो कृषि के उपयुक्त यहाँ भूमि मिल जाती है. लोग यहाँ बड़े आसानी से खेती कर सकते हैं. यहाँ जल भी उपलब्ध है. देयर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. द लैंड इज़ अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर. दैट इज मोर नंबर ऑफ पीपल लिव इन प्लेन्स एंड रिवर वैलीज. The next topic is land use. Land is used for different purposes such as agriculture, forestry, mining, building houses, roads and setting up of industries. This is commonly termed as land use. तो भूमि का उपयोग कृषि के लिए, पेड़ पौधों को उगाने के लिए, खनन के लिए, घर या सड़क बनाने के लिए और उद्योगों को लगाने के लिए किया जाता है, और इसी को हम कहते हैं लैंड यूज़ या भूमि का उपयोग. Now there are 2 factors that determine land use. तो 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जो भूमि के उपयोग को निर्धारित करते हैं कि हम किसी भूमि को हम किस तरह से उपयोग करेंगे. Now these 2 factors are physical factors and human factors. Now these physical factors include topography, that is landform, soil,
climate, minerals, and water. And human factors include population and technology. So these factors will decide for what purpose a particular land will be used. Now land can be classified on the basis of ownership. तो स्वामित्व के आधार पे हम भूमि को यानी कि ज़मीन को क्लासीफाई कर सकते हैं. इसके दो कैटेगरीज हैं. These two categories are private land and community land. So this is the classification on the basis of ownership. Now private land means land which is owned by the individuals. तो प्राइवेट लैंड वो हो गया जिसका स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के पास है या व्यक्तियों के पास है. कम्युनिटी लैंड मीन्स लैंड विच इज़ ओन्ड बाय द कम्युनिटी. तो कम्युनिटी लैंड वो हुआ जिसका स्वामित्व किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है. एक व्यक्ति इसका मालिक नहीं है, पूरा समुदाय इसका मालिक है. एंड द कम्युनिटी कैन यूज द कम्युनिटी लैंड फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज कलेक्शन ऑफ फोडर, फ्रूट्स, नट्स और मेडिसिनल हर्ब्स. तो ये जो कम्युनिटी है यानी कि जो समुदाय है ये इसका प्रयोग कई कामों में के लिए कर सकता है, जैसे कि जानवरों के लिए चारा, फल फूल लेना इत्यादि. एंड दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस. सिंस दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द एंटायर कम्युनिटी, देयरफॉर दे आर नोन एज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस. तो इसको हम कहते हैं साझी संपत्ति. दिस टॉपिक इज चेंज इन लैंड यूज. People and their demands are growing, but the land which is available is limited and it is not growing. इसका मतलब ये है कि लोगों के जो डिमांड्स हैं, जो मांगे हैं, वो तो बढ़ रहे हैं, रोज बढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास ज़मीन है, जो भूमि है, वो सीमित है, वो नहीं बढ़ रही. एंड therefore people have started encroaching the common lands. और इसका परिणाम ये है कि लोगों ने जो कॉमन लैंड्स हैं, जो समुदाय की संपत्ति है, उस पर अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है, उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया है. टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज एंड हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस इन अर्बन एरियाज, दैट इज टाउन्स एंड सिटीज़, एंड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरियाज. तो शहरों में कमर्शियल एरियाज और हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए कॉमन लैंड्स पर इंक्रोचमेंट हो रहे हैं. इसी तरह से गाँवों में, देहातों में जो कृषि वाली भूमि है उसको बढ़ाने के लिए कॉमन लैंड्स पर इंक्रोचमेंट यानी कि अतिक्रमण हो रहा है. नाउ दिस change in the land use pattern also reflect the cultural changes in our society. तो इससे हमारे समाज में जो बदलाव आ रहा है और हमारे जो संस्कृति में जो बदलाव आ रहा है उसका भी पता चलता है कि किस तरह से हमारे डिमांड्स बढ़ते जा रहे हैं. Now all this has led to some serious problems for the environment because this much pressure on the land is leading to problems such as land degradation, landslides, soil erosion and desertification. And these are the major threats to the environment. तो ये जो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन है या कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, इससे जो भूमि का जो स्तर है, जो उसकी क्वालिटी है, वो ख़राब होती जा रही है. लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन हो रहा है, सॉइल एरोजन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन यानी कि जो ज़मीन है वो बंजर होती जा रही है, और इससे हमारे पूरे पर्यावरण पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है. तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बनाए जा रहे हैं. And in rural areas, people are expanding their agricultural land. All these are leading to landslides, as you can see here in this image, and also leading to desertification, as you can see here in this image. So these are the problems associated with change in land use. So this topic is conservation of land resources. So the growing population and their ever growing demands has led to large scale destruction of forest cover and arable land, and this has created fear of losing this natural resource. तो जैसे लोगों के जो डिमांड्स बढ़ते जा रहे हैं, इससे हमारा जो फॉरेस्ट कवर है यानी कि जो जंगल है वो डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं. कृषि वाली जो भूमि है वो भी ख़त्म होते जा रही है, और यही स्थिति हमारे इस बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स को ख़त्म कर देगी. Therefore there is a need to conserve these land resources. And what are the ways by which we can conserve the land resources? The first way is afforestation. हमें इसको संरक्षित करना है, और इसके लिए सबसे पहले हमें जो फॉरेस्ट कवर है उसको बढ़ाना होगा, हमें पेड़ लगाने होंगे. दूसरा है लैंड रिक्लेमेशन. द सेकेंड इज लैंड रिक्लेमेशन. द लैंड विच हैज़ बीन degraded, that has to be reclaimed. Say for example, when a land is mined, after mining the land is abandoned and it becomes a wasteland. Now how do we reclaim that land? We can reclaim that land by leveling the land,
by growing trees and plants on that land so that it becomes fit for use. So this is known as land reclamation. Then we also have to take care that the use of chemical pesticides and fertilizers are regulated. We are using fertilizers to increase production, agricultural production, but these pesticides and fertilizers, they harm the soil, they harm the natural fertility of the soil. Therefore we have to see that they are used in a judicious manner. And then we also have to check on overgrazing. So overgrazing also leads to soil erosion, because it destroys the green cover of the soil, and therefore the soil is exposed for erosion. So all this should be checked. As you can see in the image, afforestation, land reclamation, regulated use of fertilizers, and checks on overgrazing can help us in conserving this very important resource. So the next important resource is soil. So what is soil? The thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil. तो मृदा जिसे हम कहते हैं या मिट्टी जिसे हम कहते हैं, वो क्या है? जो हमारे इस ज़मीन के ऊपर एक जो पतली सतह है, जो कि ग्रेनी सब्सटेंस है, उसको हम सॉइल कहते हैं. नाउ दिस सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वेदर्ड रॉक्स. So this, if you look at this soil profile in the image, you can find out that the soil is made up of various ingredients. As you can see here, the top soil consists of humus, then the subsoil consists of sand, silt and clay, then below that you can find weathered rock materials, and then you have the parent rock. So these are the important ingredients that help in the formation of soil. Now the right mix of minerals and organic matter make the soil fertile. So the minerals present in the soil and the organic matter, that is the humus, humus is formed by the remains of the plants and microorganisms. So this humus and the minerals, they together are important for making the soil fertile. The right mix will make the soil fertile. तो जो मिट्टी है उसमें जो उर्वरा है यानी कि जो फर्टिलिटी है वो डिपेंड करता है मिनरल्स पे, और जो ऑर्गेनिक मैटर है यानी कि ह्यूमस है उसके ऊपर डिपेंड करता है. उनका अगर राइट मिक्स है तो फिर जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो फर्टाइल होगी, वो कृषि के उपयोग के लिए अच्छी होगी. Now we have factors of soil formation. The major factors of soil formation are the nature of parent rock. So parent rock plays an important role because it determines the color, texture, chemical properties, mineral content and permeability of the soil. तो parent rock का बड़ा योगदान है. parent rock से ही soil बनता है, और ये जो parent rock है ये डिसाइड करता है कि soil का कलर, उसका टेक्सचर, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज कैसा होगा. द नेक्स्ट फैक्टर इज क्लाइमेट, यानी कि जलवायु. नाउ द क्लाइमेट, पर्टिकुलरली द टेम्परेचर एंड रेनफॉल, दे इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस. तो ये जो जलवायु है, विशेष तौर पे जो टेम्परेचर और रेनफॉल हैं, ये डिटरमाइन करते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं वेदरिंग के प्रोसेस को. वेदरिंग यानी कि जो रॉक्स के टूटने का जो प्रोसेस है उसको वेदरिंग कहा जाता है. और उन्हीं रॉक्स जो टूटते हैं उन्हीं से सॉइल का फॉर्मेशन भी होता है. और ह्यूमस, जो सॉइल में ह्यूमस कंटेंट है यानी कि जो जैविक कंटेंट है सॉइल का, विच इज़ फॉर्म्ड बाय द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, is also dependent upon this temperature and rainfall. The next factor that play an important role in soil formation is topography, that is the kind of landform, particularly altitude and slope, they determine the accumulation of soil. तो जो altitude है, जो slope है, वो डिसाइड करता है, वो डिटरमाइन करता है सॉइल के जमा होने की स्थिति को. नेक्स्ट फैक्टर इज ऑर्गेनिक मैटर. सो ऑर्गेनिक मैटर, द ह्यूमस आई वाज टॉकिंग अबाउट. सो फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन. अगर सॉइल में ह्यूमस ज़्यादा है तो उसकी फर्टिलिटी भी ज़्यादा होगी, और ये ह्यूमस डिपेंड करता है फ्लोरा, फौना यानी कि जो प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स हैं वो अगर ज़्यादा हैं तो सॉइल में ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होगा. And then time is also a very important factor, and this time it determines the thickness of the soil profile. तो जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना सॉइल का जो प्रोफाइल है वो मजबूत होता जाएगा, वो मोटा होगा, वो थिक होगा. So all these are the factors that play an important role in soil formation. Degradation of soil.
तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे जो मिट्टी है वो उसका जो स्तर है, उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जा रही है. There are many factors such as deforestation. Deforestation means cutting down of plants and trees. So this is a serious problem, and this is degrading the soil because it is exposing the soil for degradation and erosion. Likewise overgrazing. तो overgrazing भी एक कारण है, because overgrazing also exposes the soil for erosion and degradation because the grasses and the plants are eaten away by the cattle. तो ये जो जानवर हैं, जो कैटल हैं, ये जो घास है, जो प्लांट्स हैं, उनको खाते हैं, और जिसके वजह से जो सॉइल है वो एक्सपोज हो जाता है इरोजन के लिए. तो ओवरग्रेजिंग इज एन इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर soil degradation. Then overuse of chemical fertilizers and pesticides. So we are using a lot of chemical fertilizers to increase the production. We are using pesticides to control pests on our crops. But all these are leading to soil degradation. The natural fertility of the soil is being lost. The next reason is rain wash. So if the rain falls and if the ground is without any green cover, without any vegetation cover, then the rain washes away the soil. So this is also leading to soil degradation. Then we have landslides. So landslides also removes the soil. And then we have floods. The floods also carries away the soil and removes it. So these are some of the reasons for degradation of soil. Now let us look at some of the methods of soil conservation. तो अब हम देखेंगे कि हम इस मिट्टी को किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं. The first method is mulching. What is mulching? The bare ground between plants is covered with organic matter like straw and it helps to retain the soil moisture. तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो प्लांट्स के बीच में जो खुली हुई मिट्टी है उसके ऊपर हम कुछ जैसे सूखा हुआ घास रख देते हैं, स्ट्रो रख देते हैं, जिससे कि जो सॉइल है वो एक्सपोज ना हो और जो उसका मॉइस्चर है वो भी बचा रहे. द सेकेंड मेथड इज कॉन्टोर बैरियर्स. तो कॉन्टोर बैरियर्स यानी कि हम एक बैरियर बनाते हैं. वी कंस्ट्रक्ट बैरियर विद द हेल्प ऑफ स्टोन्स, ग्रास एंड सॉइल, एंड दीज बैरियर्स आर कंस्ट्रक्टेड अलोंग कॉन्टोर्स. तो किनारों पर, जैसे खेतों के किनारों पर या ऐसे किनारों पर जहाँ से मिट्टी के बहने का डर है, तो वहाँ पर हम ये बैरियर्स बनाते हैं. And trenches are made in front of the barriers to collect water. और इन बैरियर्स के आगे हम गड्ढे बना देते हैं, ट्रेंचेस बनाते हैं, ताकि जो पानी है उस गड्ढे में ही जमा हो, वो सॉइल को बहा के ना ले जाए. The next method is construction of rock dams. The rocks are piled up to slow down the flow of water. This prevents gullies and further soil loss. तो जो बहता हुआ पानी है उसको भी हम रोकने के लिए रॉक डैम्स बना सकते हैं. जैसे किसी स्ट्रीम को रोकने के लिए हम रॉक डैम्स बना सकते हैं. रॉक्स को एक के ऊपर एक रख के और हम जो स्ट्रीम है उसके डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं ताकि वो मिट्टी को बहा ना ले जाए. सो दिस इज अनदर मेथड. एंड देन वी हैव टेरेस फार्मिंग. सो टेरेस फार्मिंग कैन बी प्रैक्टिस्ड इन हिली एरियाज और माउंटेनस एरियाज वेयर ब्रॉड फ्लैट steps or terraces are made on the steep slopes so that flat surface are available to grow crops. This also reduces the surface runoff and soil erosion. तो हम टेरेस फार्मिंग यानी कि टेरेसेस बना सकते हैं, सीढ़ी की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं पहाड़ों में और उस पर हम फिर खेती करते हैं. तो इससे भी जो सोइल इरोजन है उसको हम रोक सकते हैं. तो these are some of the methods of soil conservation. So here you can see mulching, how straw has been put between plants so that the moisture content of the soil is not lost. Likewise, you have contour barriers. You can see how stones, grasses have been used to build barriers so that the soil is not washed away. Likewise, rock dams, you can see to change the direction of the streams, rock dams can be constructed. And terrace farming, so steps have been cut out on the slopes of the hills to make terraces. तो इससे भी हम soil degradation, soil erosion को रोक सकते हैं. So these are some of the ways of soil conservation. Now let us look at some more methods of soil conservation. Intercropping is one such method.
Intercropping means different crops are grown in alternate rows and are sown at different times to protect soil from rain wash. तो इंटरक्रॉपिंग में हम क्या करते हैं कि अलग अलग जो क्रॉप्स हैं उनको हम अलग अलग क्यारियों में, अलग अलग रोज में उनको लगाते हैं और अलग अलग समय पर उनको हम बोते हैं, ताकि जब एक फसल तैयार होती है तो दूसरी फसल अभी तैयार हो रही होती है। तो इससे क्या है कि जो सॉइल है वो रेन वॉश या बारिश के पानी से बहता नहीं है। द नेक्स्ट मेथड इज contour plowing. So contour plowing means plowing parallel to the contours of a hill slope to form a natural barrier for water to flow down the slope. तो हम जैसे पहाड़ों में जिस तरह से पहाड़ का टर्न होता है उसी तरह से हम प्लॉइंग करते हैं, उसको फॉलो करते हुए प्लॉइंग करते हैं और इसी को हम कहते हैं कॉन्टोर प्लॉइंग। इससे क्या है कि पानी, जो बहता हुआ पानी है वो सॉइल को बहा के नहीं ले जाता। सो दिस इज अनदर मेथड। देन यू हैव शेल्टर बेल्ट्स। सो शेल्टर बेल्ट्स कैन बी प्रैक्टिस्ड इन ड्राई एरियाज, कोस्टल एरियाज और ड्राई एरियाज where the wind blows and the wind carries away the soil. Therefore, in order to protect the soil, rows of trees are planted to protect the soil cover. तो ऐसी जगहों पर जहाँ हवा ज़्यादा चलती हो, जैसे कोस्टल एरियाज हैं या जो सूखे इलाके हैं, तो वहाँ पर हम लाइन से पेड़ लगा देते हैं। और पेड़ क्या है कि एक शेल्टर बेल्ट की तरह काम करते हैं। तो हवा जब बहती है तो वो रोकते हैं उसको, और इससे क्या है कि जो सॉइल का इरोजन है वो रुक जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द अदर मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, वाटर. Water is a vital renewable resource. 3/4 of the earth's surface is covered with water. It is therefore called the water planet. तो हमारे धरती का जो 3/4 हिस्सा है वो जल से भरा हुआ है और इसीलिए हम इसे वाटर प्लानेट कहते हैं। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण संसाधन हमारे लिए है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। The oceans cover 2/3 of the earth's surface and support a rich variety of plants and animal life. The ocean water is however saline and not fit for human consumption. तो जो 2/3 हमारे धरती का हिस्सा है वो सिर्फ ओशंस हैं और समुद्र हैं, और ये कई तरह के जो प्लांट और एनिमल लाइफ को सपोर्ट भी करते हैं, पर जो समुद्र का पानी है वो इंसानों के उपयोग के लायक नहीं है क्योंकि ये सलाइन है, इसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है, and therefore this ocean water is not fit for human consumption. Fresh water accounts for only 2.7% of the total water available on this planet. तो हमारा जो इंसान जो हैं वो हम जिस पर निर्भर हैं वो है फ्रेश वाटर, और फ्रेश वाटर धरती पर सिर्फ 2.7% है, और इसमें भी जो 70% फ्रेश वाटर है it occurs as ice sheets. ये बर्फ के रूप में मौजूद है और ग्लेशियर्स में है, जैसे कि अंटार्कटिका में है, ग्रीनलैंड में है, और जो ऊंचे पर्वत के इलाके हैं, माउंटेनस रीजन्स हैं, वहाँ पर है। Therefore we cannot access this fresh water. So only 1% of fresh water is available and fit for human use. तो जो फ्रेश वाटर हमें जो उपलब्ध है वो सिर्फ 1% है जिसको कि हम उपयोग में ला सकते हैं। एंड इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स एंड एज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। और ये मौजूद है ग्राउंड वाटर के रूप में, सरफेस वाटर यानी कि नदियों और झीलों में जो पानी है उसके रूप में मौजूद है, और वाटर वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में मौजूद है। तो यही इतना ही जो 1% वाटर, फ्रेश वाटर है, वही हमें अवेलेबल है। नाउ दिस वाटर इज इन कॉन्स्टेंट मोशन, cycling through the oceans, the air, the land and back again through the process of evaporation, precipitation and runoff. This is referred to as water cycle. तो जो धरती पर जो जल है वो एक साइकिल में चलते रहता है, घूमते रहता है। As you can see in the image that it keeps on cycling through the ocean, through air and land and back. Through the process of evaporation, ये भाप बनता है, फिर ये बादल बनता है, फिर ये बारिश के रूप में या और दूसरे तरीकों से ये फिर धरती पर गिरता है, फिर ये नदियों से होते हुए समुद्र में जाता है, और इस तरह से ये एक साइकिल को कंप्लीट करता है, और इसे हम कहते हैं वाटर साइकिल।
द अमाउंट ऑफ वाटर ऑन दिस अर्थ कैन नाइदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड। तो धरती पर जो पानी है वो ना तो कम किया जा सकता है ना उसको बढ़ाया जा सकता है, उसकी मात्रा बिल्कुल फिक्स है। Uses of water by humans. So human beings, they use water for different purposes such as drinking. हम पानी पीने के काम में लाते हैं, जब हमें प्यास लगती है हम पानी पीते हैं। देन वॉशिंग, तो हम कपड़े बर्तन इत्यादि धोने के लिए इसको यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर, वी यूज़ वाटर फॉर इरीगेटिंग द फील्ड्स, एग्रीकल्चरल फील्ड्स, तो खेतों में हम सिंचाई के काम के लिए हम पानी का उपयोग करते हैं। इंडस्ट्रीज़, तो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी पानी का उपयोग होता है। और फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में भी हम डैम्स बना के, रिजर्वॉयर्स बना के और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। वी कंस्ट्रक्ट डैम्स ओवर द रिवर्स एंड थ्रू द डैम्स वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सो दीज आर द वेरियस यूजेस ऑफ वाटर बाय ह्यूमन बींग्स। नाउ लेट अस लुक एट द रीजंस फॉर शॉर्टेजेस इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। तो आइए देखते हैं कि फ्रेश वाटर के सप्लाई में कमियां क्यों आ रही हैं। फर्स्ट रीज़न इज़ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या की बढ़ोतरी। जनसंख्या बढ़ रहा है और ये जनसंख्या बढ़ने की वजह से जो फ्रेश वाटर की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो फ्रेश वाटर है वो लिमिटेड है और इसीलिए सप्लाई में कमी आ रही है। सो राइजिंग पॉपुलेशन। द सेकेंड रीज़न इज़ rising demands for food and cash crops. Because of the rising population, we see that we need more food crops, we need more food to feed the increasing population, and to grow more foods we need more water. तो पानी की हमें ज़्यादा ज़रूरत होगी जैसे कि क्रॉप्स को उगाने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो क्रॉप्स की डिमांड्स भी बढ़ रही हैं और इसके वजह से भी पानी का जो सप्लाई है वो कम है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, तो अर्बन एरियाज़ का एक्सपेंशन हो रहा है, जो शहर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ये बढ़ते शहरों के लिए और ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। एंड दिस इज़ अनदर रीज़न फॉर शॉर्टेजेस इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर। सो अर्बनाइजेशन इज़ ऑल्सो ए रीज़न। देन वी सी राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, जो लोगों का जो जीवन स्तर है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है और इसके वजह से भी पानी की कमी महसूस की जा रही है। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस बिकॉज ऑफ विच the fresh water is now not available in many areas, and this is because of the drying up of water sources or water pollution. तो ये जो water sources हैं या तो वो सूखते जा रहे हैं या प्रदूषण, जो जल का प्रदूषण है वो बढ़ रहा है, जिसके वजह से पानी की कमी महसूस की जा रही है। Problems of water availability. There are many regions facing shortages in fresh water supply in this world. Most of Africa, West Asia, South Asia, parts of Western USA, Northwest Mexico, parts of South America and entire Australia are facing problem of water supply. तो आप देख सकते हैं कि दुनिया के कई हिस्सों में जो जल है वो अब काफ़ी कम हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं अफ्रीका में, लगभग पूरे अफ्रीका में जल की काफ़ी कमी है। वेस्ट एशिया, जो एशिया का जो वेस्टर्न हिस्सा है, यहाँ पर भी पानी काफ़ी कम है। साउथ एशिया में भी पानी काफ़ी कम होते जा रहा है। इसी तरह से जो वेस्टर्न यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स का जो वेस्टर्न हिस्सा है वहाँ पर भी पानी कम हो रहा है। नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, तो मैक्सिको में भी पानी काफ़ी कम हो रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि साउथ अमेरिका और पूरा ऑस्ट्रेलिया पानी की कमी को झेल रहा है। सो वी सी दैट नाउ वी हैव प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड। So this is a matter of concern. And what are the reasons for these water shortages? इसके कारण क्या हैं? This is because of the consequence of variation in seasonal or annual precipitation. तो बारिश कम हो रही है कहीं कहीं पर और ये एक बड़ा रीज़न है कि पानी कम हो रहा है। And then over exploitation and contamination of water sources. दूसरा जो कारण है वो है बहुत ज़्यादा हम पानी का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, हम ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं और ग्राउंड वाटर का लेवल कम होते जा रहा है। नदियों का पानी हम बहुत ज़्यादा उपयोग में ला रहे हैं और हम नदियों के पानी को और जो दूसरे वाटर बॉडीज़ हैं उनको भी हम गंदा कर रहे हैं, कॉन्टैमिनेट कर रहे हैं, उसको प्रदूषित कर रहे हैं, जिसके वजह से पानी की कमी दिखाई दे रही है। Now let us look at some of the methods by which we can conserve the water resources. It's very, very important that we conserve the fresh water available on this planet because our life is dependent upon water.
तो पानी का, जल का संरक्षण करना बहुत ही बेहद ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड वाटर, partially treated sewage, agricultural chemicals and industrial effluents in water bodies are the major contaminants in water. तो जल के प्रदूषण में जो सीवेज का पानी आ रहा है, बिना ट्रीट किए हुए, बिना साफ किए हुए जो सीवेज का पानी आ रहा है, जो नालों के जो पानी आ रहे हैं और नदियों में जा रहे हैं, इसी तरह से जो हम एग्रीकल्चर में यानी कि खेती बाड़ी में जो हम केमिकल्स का प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, उससे भी जो ग्राउंड वाटर है वो प्रदूषित हो रहा है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, जो इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से जो जल जो निकल के आ रहा है, जो पानी वहाँ से जो वेस्ट पानी निकल के आ रहा है, उससे भी जो वाटर बॉडीज़ हैं वो कंटामिनेट हो रही हैं, प्रदूषित हो रही हैं। दे पोल्यूट वाटर विथ नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो पानी में कई तरह के खतरनाक जो नाइट्रेट्स हैं, मेटल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं वो मिल रहे हैं, जिसके वजह से ये जो पानी का स्रोत है वो काफ़ी प्रदूषित होता जा रहा है। और दीज केमिकल्स दे रीच द ह्यूमन बॉडीज़ थ्रू दिस वाटर। तो ये जो केमिकल हम इस पानी को पीते हैं और जब हम इस पानी को उपयोग में लाते हैं तो उसके माध्यम से ये हमारे शरीर में भी आ जाता है और फिर हम बहुत सारे बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। सो दीज आर some of the major contaminants in water. Let us now look at some of the methods to control water pollution. तो जल के प्रदूषण को रोकने के कुछ उपाय हम देखते हैं। फर्स्ट इज ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स। तो इंडस्ट्रीज और जो फैक्ट्री से जो जल निकल के आ रहा है, जो प्रदूषित जल है, उसको ट्रीट करने के बाद, उसको साफ करने के बाद ही हमें वाटर बॉडीज़ में, रिवर्स में या दूसरे वाटर बॉडीज़ में उसे रिलीज़ करना चाहिए। सो treating industrial effluents suitably before releasing them in water bodies. So this is the first method. Second is increasing the forest and other vegetation cover, which will slow down the surface runoff and replenish underground water. दूसरा तरीका है कि हम पेड़ पौधों को, जंगल को बढ़ाएं, जिससे कि जो पानी बिना रुकावट के बह जाता है वो रुक जाए, और दूसरा जो ग्राउंड वाटर है उससे वो ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो जाएगा। तो ग्राउंड वाटर का स्तर बढ़ेगा तो हमें आसानी से पानी मिल सकता है। नेक्स्ट मेथड इज वाटर हार्वेस्टिंग, दैट इज वी कलेक्ट द रेन वाटर फॉर आवर यूज एंड दिस ऑल्सो रिड्यूस द सरफेस रन ऑफ। तो वाटर हार्वेस्टिंग से भी हम जो पानी ऐसे ही बह के और चला जाता है नदियों में, नालों में, उसको भी हम रोक सकते हैं वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से। देन द कैनाल्स यूज्ड फॉर इरिगेटिंग फील्ड्स शुड बी प्रॉपर्ली लाइंड। तो जो नहर होता है, जिस नहरों में पानी होता है, उस पानी से हम सिंचाई करते हैं खेतों की, तो उन नहरों की भी साफ़ सफाई करनी ज़रूरी है। उसको प्रॉपर्ली हम मेंटेन करके रखें ताकि जो पानी है उसका जो सीपेज है वो ना हो पाए। सो दिस विल मिनिमाइज द लॉसेस बाय वाटर सीपेज। द नेक्स्ट मेथड इज द यूज ऑफ स्प्रिंकलर्स। सो स्प्रिंकलर्स फॉर इरीगेटिंग द फील्ड्स आर इफेक्टिव इन चेकिंग द वाटर लॉसेस। तो स्प्रिंकलर्स का प्रयोग कर सकते हैं हम सिंचाई के लिए, जिससे कि इवापोरेशन के माध्यम से या सीपेज के माध्यम से जो पानी का नुकसान होता है उसको हम रोक सकते हैं। इन ड्राई रीजन्स विथ हाई रेट्स ऑफ इवापोरेशन, ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज़ वेरी यूजफुल। तो जो सूखे इलाके हैं, जो एरिड एरियाज हैं, तो वहाँ पर हम ड्रिप इरिगेशन यूज़ कर सकते हैं। सो हियर यू कैन सी इन दिस इमेजेस, इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट कवर, देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, then lined canals, cleaning the canals and properly lining it, and sprinklers are very effective method of irrigation which will reduce the loss of water. Likewise, drip irrigation, as you can see here, in dry areas we can practice this drip irrigation, which also helps in the prevention of loss of water through evaporation. So these are some of the methods by which we can control water pollution. Hello friends, I hope you like this video. Please do like and share this video and subscribe to my channel Vivek's Zone. Your comments, queries and suggestions can be given in the comment section below. So thanks so much for watching.